नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनो सरकारी चैनल पर। ये पीसीएस सीरीज चल रही थी और आपने पिछली वीडियो में देखा है जीएस फर्स्ट के डिटेल सिलेबस को। अब हम जीएस सेकंड के मुख्य परीक्षा पीसीएस की जीएस सेकंड के सेकंड पेपर के यानी द्वितीय प्रश्न पत्र की डिटेल सिलेबस को इस वीडियो में देखेंगे, तो उसे बारीकी से समझेंगे। उसी आधार पर हमें अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। तो दोस्तों, इसमें देर ना करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें संविधान से पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और पहला इसमें स्टार्टिंग भी भारतीय संविधान से ही होती है, जिसमें भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार और विशेषताएं एवं इसके विकास के बारे में पूछा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय संविधान का आधार क्या है, क्या विशेषताएं हैं, कैसे विकास हुआ इसका। उसके बाद संशोधन की बात करें, दूसरे नंबर पर जो मुख्य इसमें संशोधन हुए हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें संशोधन भी इसके सिलेबस में है। संशोधन जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो भी आपको देखने पड़ेंगे, बड़ी अच्छे से उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको सीधे-सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको किसी न किसी क्वेश्चन में ये मेंशन करने पड़ जाते हैं। इससे हमें हमारी जानकारी का पता चलता है और डीप कितनी हमने तैयारी की है इसका पता चलता है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। ये महत्वपूर्ण प्रावधान जो इसमें हैं, जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और जो इसकी आधारभूत संरचना है, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। जैसे कुछ केस आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट अलग तरह के फैसले सुनाता है, जो कुछ कानून से हटकर फैसले सुनाए जाते हैं, जो मर्सी बेस पर या किसी भी आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, जिनसे कुछ बदल जाता है। ऐसे ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए हैं, उनसे भी कुछ बदलाव हुए हैं। वहाँ से एक शुरुआत होती है कानून को अलग तरह से नियम को अलग तरह से ले जाने की। उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे केशवानंद भारती का केस है, इस तरह के केस हमें अच्छे से सभी केसों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व। संघ और राज्य के कार्य, संघ और राज्यों की जो समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं, जैसे केंद्र के 100 विषय हैं शायद उसमें, और इन्हीं से संघ राज्य के संबंध और उनसे उनके कार्य और उत्तरदायित्व हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। हमें इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इस संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ। संघीय ढांचे में क्या-क्या विषय हैं और उनमें क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। स्थानीय स्तर पर शक्ति व वित्त का हस्तांतरण व चुनौतियाँ। स्थानीय स्तर पर शक्ति और वित्त का हस्तांतरण किस तरह से होता है, उसमें क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं। इसके बाद नंबर 3 की हम बात करें तो केंद्र एवं राज्य वित्त मामलों में वित्त आयोग की क्या भूमिका रहती है। तो वित्त आयोग की भूमिका के बारे में, क्योंकि वित्त से जुड़ा हुआ मामला है, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्त के मामले रहते हैं, उनके बारे में वित्त आयोग को बहुत सारे फैसले वित्त आयोग पर होते हैं, वित्त आयोग को करने पड़ते हैं। तो उसमें उसकी क्या भूमिका रहती है, इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा चौथे नंबर की हम बात करें तो शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थाएं, वैकल्पिक तंत्रों का उदय एवं प्रयोग। शक्तियों का पृथक्करण और जो विवाद होते हैं, शक्तियों का पृथक्करण होता है। निवारण तंत्र क्या-क्या हैं, क्या-क्या संस्थाएं उनके निवारण के लिए हैं, इसकी भी हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हम नंबर 5 की बात करें तो भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से तुलना। यानी भारत की जो संवैधानिक योजनाएं हैं, उनके अन्य जो लोकतांत्रिक देश हैं दूसरे, उनसे तुलना। यानी कि जैसे हमारी एसडीआई की रैंकिंग के आधार पर भी हम तुलना कर सकते हैं। हम करंट में भी जो रैंकिंग है उसके आधार पर भी इसमें तुलना करेंगे, उन्हें इसमें ऐड कर देंगे। इस टॉपिक को भी अच्छे से हमें पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षा के आधार पर भी तुलना कर सकते हैं हम, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी तुलना करेंगे। सभी सभी आधारों पर हम तुलना करेंगे और जितने भी इसमें जोड़ सकते हैं हम टॉपिक, करंट से भी इसमें जोड़ते रहेंगे। उसके अलावा नंबर 6 की बात करें तो संसद और राज्य विधायिका की संरचना, उनके कार्य का संचालन और उनके पास क्या-क्या शक्तियां हैं और क्या-क्या विशेष अधिकार हैं तथा उससे संबंधित विषय। यानी संसद से और राज्य की विधानसभा से हमें पूरी तरह से इनकी शक्तियों के बारे में, इनके विशेष अधिकारों के बारे में, संरचना, कार्य संचालन के सब के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 7 की हम बात करें तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, संगठन व कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह एवं औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। औपचारिक और अनौपचारिक संघ की शासन प्रणाली में क्या भूमिका है, ये भी हमें जो है अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना किस तरह से है, कार्यपालिका का गठन किस प्रकार से है, ऊपर से नीचे किस तरह से है, न्यायपालिका किस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से, और उनके संगठन किस तरह से कार्य करते हैं, और सरकार के मंत्रालयों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अलावा
PIL यानी कि जनहित याचिका के बारे में हमें अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना होगा। अगर ये टॉपिक अलग से स्पेशल दिया हुआ है तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। उसके अलावा नंबर 8 की हम बात करें, उसके बाद नंबर 8 की हम बात करें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, यानी कि दल बदलू वगैरह जो एक्ट हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नंबर 9 की हम बात करें तो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, शक्ति, कार्य एवं उत्तरदायित्व। जो संवैधानिक पद भारत में उन पर नियुक्तियां होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, किस किस पोस्ट पर होती हैं, शक्तियां क्या क्या हैं उनके पास, कार्य किस तरह से करते हैं और उनका उत्तरदायित्व क्या होता है। उसके बाद हम नंबर 10 की बात करें तो संवैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय, जो धन से संबंधित निकाय हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। नीति आयोग सहित उनकी विशेषताएं एवं कार्यभार, उनके कार्य किस तरह से वो कार्य करते हैं, नीति आयोग का भी इसमें जिक्र किया हुआ है। नीति आयोग के बारे में भी हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक विभाग है, बहुत बड़ा आयोग है, जिसे पहले इसका भी कुछ साल से नाम चेंज कर दिया गया है। तो उनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 11 की हम बात करें तो सरकारी नीतियां हैं, विभिन्न देशों में विकास के लिए हस्तक्षेप। सरकार की जो नीतियां रहती हैं और अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए जो हस्तक्षेप सरकार करती है, उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन के मुद्दे क्या क्या रहते हैं, एवं संचार सूचना प्रौद्योगिकी ICT। तो इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उसके विकास के लिए सरकार किस तरह से अपना योगदान उसमें देती है, किस तरह से उसका विकास करने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहती है, इस बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। करंट इश्यू भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्राम वगैरह, और जो भी योजनाएं, सोलर की योजना चल रही है, स्पेशल क्षेत्रों के लिए सोलर पैनल के लिए ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, उस तरह की योजनाओं पर इसमें हमें अच्छे से एक जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसमें करंट का टॉपिक काफ़ी हम जोड़ सकते हैं। और IT सेक्टर से जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आजकल जो युग चल रहा है वो इसी चीज़ का है, और इस पर हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नंबर 12 की हम बात करें तो विकास प्रक्रियाएं। विकास प्रक्रियाओं में NGOs की भूमिका, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह की जो योगदान विकास में रहा है या रहता है, उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न समूह जैसे कुछ FPO बनाए जा रहे हैं आजकल सरकार के द्वारा, क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अभिदाता सहायता संगठन और इसके अलावा संस्थागत एवं अन्य अंशधारक, सभी का किस तरह से इनका विकास प्रक्रियाओं में किस तरह से विकास प्रक्रियाएं कर रहे हैं, किस तरह से योगदान रहता है, इस बारे में हमें अच्छे से निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं, नंबर 13 पर चलते हैं। तो केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए, जैसे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, किस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरह से इन पर कार्य एक्चुअल में किया जा रहा है। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए कौन से इन्होंने तंत्र गठन किया है, कौन से तंत्रों का गठन किया है, कौन सी कानून बनाए हैं, और इसके लिए कौन से संस्थान और निकाय बनाए हैं, जो इनके विकास के लिए और इनके रक्षा के लिए और इनकी बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 14 नंबर की हम बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से यानी कि मानव के विकास से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से जानकारी कर लेनी है। इसके बाद 15 नंबर की बात करें तो गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। गरीबी और भूख से संबंधित विषय, गरीबी और भूख के लिए कौन कौन से विषय इससे संबंधित हैं, कौन कौन सी राजनीतिक व्यवस्था इसके लिए बनी हुई है, तो उनमें इसका प्रयोग किस तरह से किया जाए, मतलब राजनीतिक व्यवस्था में गरीबी और भूख का और इससे संबंधित विषयों का किस तरह से निहितार्थ है, यानी किस तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है। जो छिपा हुआ अर्थ होता है वह निहितार्थ होता है। तो इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है इस चीज़ को। पढ़ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा तार्किक बुद्धि से समझना होगा। इसके बाद हम 16 नंबर की बात करें तो शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, इसका अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं
सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत एवं अन्य उपाय। ई गवर्नेंस का प्रयोग हम किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से पारदर्शिता इससे बढ़ रही है, किस तरह से जवाबदेही तय की जाती है, इन सब के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ई गवर्नेंस के बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है और इसे समझ लेना है अच्छे से। नंबर 17 की हम बात करें तो लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका। यानी लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियां जो लोकतंत्र में उभर रही हैं, उनके संदर्भ में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा 18 नंबर की बात करें तो भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी अलग से भी कई पब्लिकेशन की बुक आती है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। इससे क्वेश्चन भी आता है, ये करंट का टॉपिक भी है, प्री में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं और इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत और पड़ोसी देशों से उसके संबंध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और ये संबंध व्यापारिक भी हो सकते हैं और सुरक्षात्मक भी हो सकते हैं। सभी तरह के संबंधों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। 19 नंबर की हम बात करें तो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से संबंध और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। भारत के हितों को कौन-कौन से करार प्रभावित करते हैं और कौन-कौन से समूह भारत से संबंधित हैं। जिन समूहों से भारत, विश्व के जो समूह हैं, WHO और यूनिसेफ, इस तरह के जो विश्व बैंक, जो भी संगठन है, उनसे भारत किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से वो भारत को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 20 नंबर की हम बात करें तो भारत के हित एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकास एवं विकासशील देशों की नीतियां एवं राजनीति का प्रभाव। भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का क्या प्रभाव है, इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। IR का सब्जेक्ट, IR का विषय भी है थोड़ा सा, क्योंकि करंट में हमें हमारे जिस देश के साथ जैसे व्यवहार चल रहा है, जैसे मुद्दे चल रहे हैं, जो जो चीज़ें चल रही हैं, उससे भी रिलेट करते हुए इसके आंसर हमें लिखने हैं। इसके अलावा 21 नंबर की बात करें तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वही जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो भारत जिनसे जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा हुआ है खुद से। संस्थान और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग, जैसे G20 है, कौन-कौन से संगठन काम कर रहे हैं, कौन-कौन से संस्थान काम कर रहे हैं, कौन सी संस्थाएँ काम कर रही हैं जो विश्व स्तर पर काम कर रही हैं, कौन से मंच हैं जो भारत को या हमारे मतलब दूसरे देशों को भी एक मंच पर लाकर उन्हें विकास करने में मदद करते हैं। उसके बाद 22 नंबर की हम बात करें तो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, जो कि करंट अफेयर्स है, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर तो आता ही आता है, इसमें साथ-साथ दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो हमें करंट अफेयर्स भी क्षेत्रीय तो हमें जानकारी होनी चाहिए। क्षेत्रीय मतलब ये नहीं कि अपने जिले में क्या चल रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों की नहीं, थोड़ी ब्रॉड चीज़ें, जैसे मतलब हम मान लीजिए हमारे प्रदेश में किस तरह की पॉलिसी चल रही है, किस तरह की सरकार की पॉलिसी है, सरकार क्या कर रही है, और अपने क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के स्तर पर हमें अच्छे से जानकारी करंट में क्या चल रहा है, किन देशों के साथ हमारे करार चल रहे हैं, क्या हमारी GDP चल रही है, GDP ग्रोथ क्या चल रही है, बैंक रेट क्या चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी जो विकास को प्रभावित करते हैं, ऐसी घटनाक्रम के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी उन्हीं चीज़ों के बारे में जो हमारी वैश्विक स्तर पर जो हमें उभार रहे हैं या गिरा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वही हैं जिनसे हमारा देश कहीं न कहीं प्रभावित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी वही हमें देखने हैं जिनसे हमारे देश पर कोई न कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो ये था सेकंड पेपर का सिलेबस। पूरे डिटेल में ये सिलेबस है, इसे अच्छे से आप पहले देखिए। और टॉपिक वाइज़ इसमें 22 टॉपिक हैं। 22 टॉपिक वाइज़ आप पढ़ते-पढ़ते 22 टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 2-2, 3-3, 4-4 पेज का एक-एक पॉइंट को लिख लेंगे आप 2-3-4 पेज में, और 1 पेज खाली छोड़ देंगे उसमें जो करंट अफेयर्स की टॉपिक जुड़ते रहते हैं उन्हें जोड़ने के लिए, तो ये 22 की जगह 60-70 पेज में आपका आ जाएगा और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारी बुक्स को आपको फॉलो करने की ज़रूरत इसके लिए नहीं पड़ेगी अगर आप इन चीज़ों को, इन सारे 22 पॉइंट को आप क्लियर कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।